सहारा प्रणाम। मैं हूं उपेंद्र राय। हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। पहले ही जाल में फंस चुका है चीन। कैसे चारों खाने चित हो रहा है, आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। तो चालबाज चीन अपने ही जाल में फंस गया है। भारत ने जिस तरह चौतरफा घेराबंदी की है और सख्त तेवर अपनाए हैं, उससे चीन को समझ में आ गया है कि वो गलती कर बैठा है। भारत भी इस बार कोई ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है और हर मोर्चे पर चीन को चारों खाने चित्त करने की तैयारी में है। क्या है भारत की तैयारियां और किस तरह मात खाएगा चीन, आज इसी मुद्दे पर मंथन करेंगे। भारत और चीन के बीच लद्दाख में हिंसक झड़प के बाद सीमा पर जारी तनाव अब खत्म होते दिखाई दे रहे हैं। दोनों पक्षों के सैन्य कमांडर स्तर की वार्ता के बाद चीन के तेवर नरम पड़ गए हैं और तनाव वाले इलाकों से सैनिकों को हटाने पर सहमति भी बन गई है। इस बीच देश में इस मुद्दे को लेकर सियासत भी चरम पर पहुंच रही है। भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव कम करने के लिए सोमवार को हुई कमांडर स्तर की बातचीत के बाद चीन के तेवर नरम पड़ गए हैं। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों के बीच तनाव वाले इलाकों से सैनिकों को हटाने पर सहमति बन गई है। भारतीय सेना के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक भारत और चीन के बीच हुई कॉर्प्स कमांडर स्तर की 11 घंटे की बातचीत सौहार्दपूर्ण, सकारात्मक और रचनात्मक वातावरण में हुई। बैठक में पूर्वी लद्दाख के संघर्ष वाले इलाकों से दोनों ओर की सेनाओं के पीछे हटने के तरीकों पर चर्चा हुई और सहमति भी बनी। मोल्डो में दोनों पक्षों के बीच बातचीत में भारत ने चीन से दो टूक कहा कि गलवान, पेंगोंग त्सो और हॉट स्प्रिंग पर जब तक 5 मई से पहले वाली स्थिति बहाल नहीं हो जाती, तब तक LAC पर हालात नाजुक बने रहेंगे। इसके बाद चीन का रुख कमजोर पड़ा है। इस बीच सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे ने लद्दाख का दौरा कर चीन को सख्ती का संदेश देने की कोशिश की। उन्होंने ग्राउंड कमांडरों के साथ फॉरवर्ड पोस्ट का भी दौरा किया। भारत के बढ़ते दबाव को देखते हुए अब अगर हम देखें तो जो आर्मी कमांडर्स की, जो 2 मिलिट्री कमांडर्स की बातचीत चल रही थी, कल जो है वो तकरीबन 11 घंटे चली है बिना किसी ब्रेक के। और इससे ये बात साफ जाहिर होती है कि चीन जो है दबाव में है और भारत ने अपना रिजॉल्व दिखा दिया है, अपनी दृढ़ता दिखा दी है कि जो हालात इस समय LAC पे बने हुए हैं, चाहे वो गलवान वैली में हो, चाहे वो पेंगोंग त्सो लेक को लेकर के हो, भारत जो है पीछे हटने वाला नहीं है। सीमा पर जारी हलचल के बीच सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि चीन के साथ सीमा पर तनाव के साथ कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले और आर्थिक संकट के लिए मोदी सरकार की लचर नीतियां जिम्मेदार हैं। India has been hit by a terrible economic crisis, a pandemic of huge proportion, and now by a full-blown crisis on the borders with China. Much of each crisis is attributed to the mismanagement of the BJP Modi government and the wrong policies pursued by it. इससे पहले राहुल गांधी ने एक बार फिर चीन को लेकर सरकार से जवाब मांगा है। उन्होंने ट्वीट कर पूछा कि क्या चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया है। इस पर पलटवार करते हुए बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने राहुल गांधी पर देश को विभाजित करने की कोशिश करने और नाजुक स्थितियों में सेना का मनोबल गिराने का आरोप लगाया है। बीजेपी ने ये सवाल भी उठाए हैं कि आखिर राहुल गांधी चीन के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे हैं। जब सीमा पर तनाव होता है तो पूरा देश एक साथ उठ के खड़ा हो जाता है। जब जब ऐसी परिस्थितियां देश में पहले कभी बनी है, भारतीय जनता पार्टी तब कांग्रेस के सरकार के साथ खड़ी रहती थी। लेकिन किस हद तक गिर गए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष कि ऐसे समय भी उनको घटिया राजनीति याद आ रही है। हमला करना चाहिए चीन पे, लेकिन मोदी जी के अलावा उनको कोई दिखाई नहीं देता। लोकतंत्र में सभी को सरकार से सवाल पूछने का हक है
लेकिन जब सवाल देश पर आए, किसी संकट से जुड़ा हो, सभी सियासी दलों को संयम बरतना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक खींचतान में असली मुद्दे गायब हो जाते हैं। ये वक्त देश के दुश्मनों को हमें अपनी एकजुटता की ताकत का एहसास कराने का है। ब्यूरो रिपोर्ट, सहारा समाचार। तो जिस तरीके से तनाव के बीच एक दूसरे पर पलटवार और सियासत हो रही है, ये जाहिर सी बात है कि ऐसे वक्त में वाजिब नहीं है, लेकिन राजनीति की अपनी एक स्टाइल होती है और राजनीतिक लोगों का अपना एक शगल होता है। भारत और चीन के बीच बॉर्डर पर जारी विवाद के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस भारत चीन की साझा चर्चा में हिस्सा लिया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस बैठक में इशारों में विदेश मंत्री ने चीन को जवाब भी दे दिया। इस बैठक में रूस, चीन और भारत के विदेश मंत्री शामिल हुए हैं और अपने संबोधन में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि दुनिया के प्रमुख देशों को आगे बढ़कर नेतृत्व करना चाहिए और उदाहरण पेश करना चाहिए, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करना, साथी देशों के हितों का सम्मान करना, बहुपक्षीयता का समर्थन करना और हर किसी की भलाई की कोशिश की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि मौजूदा वक्त में सही वैश्विक व्यवस्था बनाने का यही एक तरीका है। एस जयशंकर ने कहा कि अब वक्त आ गया है जब दुनिया को भारत की अहमियत को पहचानना चाहिए, उसके अनुसार स्थान देना चाहिए। पिछले 75 साल में दुनिया काफ़ी बदल गई है। ऐसे में अब विश्व के तमाम मुल्कों को भारत के प्रति अपना नज़रिया बदलना होगा। जाहिर सी बात है कि विदेश मंत्री ने बहुत सधे हुए शब्दों में एक उदाहरण पेश करने की बात की और ये कहा कि जब भारत और चीन जैसे सशक्त देश अगर उदाहरण नहीं पेश करेंगे तो छोटे छोटे देश किस तरह से अपने को पेश करेंगे। जाहिर सी बात है उनका इशारा चीन की तरफ ही था। आज हमारे साथ इस तमाम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुधांशु मित्तल जी, कांग्रेस प्रवक्ता साधना भारती जी, रिटायर्ड मेजर जनरल एस.के. परिहार जी, विदेशी मामलों के विशेषज्ञ रोविंद्र सचदेवा जी और अर्थशास्त्री डॉक्टर शरद कोहली जी। आप सभी का स्वागत है। सुधांशु जी, जिस तरीके से कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने प्रहार किया कि मोदी जी ने देश के सामने अभूतपूर्व संकट के हालात पैदा कर दिए हैं, एक तरफ सीमा पर विवाद है, दूसरी तरफ इकॉनमी पूरी तरह से क्रैश कर गई है और तीसरी तरफ महामारी ने और दम निकाल दिया है, तो आपको क्या लग रहा है कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी मिसमैनेजमेंट की बात कर रही है और दूसरी तरफ जाहिर सी बात है कि सबसे ज़्यादा समर्थन अगर इस वक्त विपक्ष का मिलना चाहिए तो विपक्ष आपके ऊपर हमलावर है, क्या कहना चाहेंगे आप? उपेंद्र जी, जो कांग्रेस का आचरण है, जो सोनिया गांधी जी का आचरण है, उससे उनके आचरण में देश के प्रति समर्पण पे एक प्रश्न चिन्ह जरूर उठता है। और जब मैं ये कहता हूं तो बड़ा सोच समझ के और जिम्मेदारी के साथ कहता हूं। अगर आपने आज उनका बयान सुना हो तो कोरोना को लेके उन्होंने कहा कोरोना का संकट मोदी जी के कुव्यवस्था का परिणाम है। विश्व भर में कोरोना का संकट है, विश्व भर में इस बीमारी से सारा विश्व जो ग्रस्त है और उसका ठीकरा किससे फोड़ना है? मोदी सरकार ने। मुझे लगता है ऐसी दिवालियापन की बातें करना तो कमाल की बात है। मैं सिर्फ आपको एक चीज बताना चाहता हूं। आज तक इस देश का इतिहास रहा है कि जब भी देश पे संकट आया है, इस देश ने एक स्वर में बात करी है। यहां तक कि जब सोनिया गांधी जी का जिक्र आता है तो मैं कहूंगा कि जब कारगिल का भी युद्ध हुआ था तो उसमें एक बयान आप उठा के देख लीजिए किसी ने जो गैर जिम्मेदारी कर दिया हो। एक विश्वबंधु गुप्ता जी ने शुरू करा था और अगले ही दिन उनका आज ही मैं अखबार में देख रहा था कि उनका निधन हो गया है, तो अगले दिन ही उनको टोक दिया गया और पूरे कारगिल युद्ध के दौरान एक शब्द भी गैर जिम्मेदारी का किसी ने नहीं बोला। आज जब मैं उसकी तुलना करता हूं, क्योंकि उस समय तो मैं बहुत इस चीजों से जुड़ा हुआ था और बड़ी सतर्कता से हम लोग देख रहे थे कि देश की तरफ से संदेश क्या जा रहा है पाकिस्तान, और बड़ी खुशी थी कि देश ने एकता का संदेश दिया था। आज देखिए संदेश क्या जा रहा है। आज राहुल गांधी जी का आपने ट्वीट दिखाया, उससे क्या संदेश जा रहा है? आज सोनिया गांधी जब कहती है कि चीन का जो आचरण है उसका जिम्मेदार नरेंद्र मोदी सरकार है,
तो क्या संदेश जा रहा है? मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, अब आपके माध्यम से इन लोगों से प्रश्न पूछा जा रहा है। राजनीतिक नेतृत्व और फौज का पराक्रम और शौर्य दोनों अलग अलग है या एक साथ है? अगर तो एक साथ है तो आप किस पे ये प्रश्न चल उठा रहे हैं? तो आप फटाफट कहेंगे नहीं, राजनीतिक जो है वो नेतृत्व अलग है, वो वहां तो विफलता है, लेकिन फौज के साथ हम हैं। तो फिर मेरा ये पूछना है कि फौज में जब चीनियों को के दांत खट्टे करे गए, मैं तो आज वीडियो देख रहा था जिसमें वो पूछ रहे थे, हमारा हिंदुस्तानी जवाब पूछ रहे थे, गोलगप्पे खाओगे? क्या शौर्य दिखाया था, क्या पराक्रम हिंदुस्तान की फौज ने दिखाया था? जब आप उसको लेके कहते हैं, क्योंकि आज के दिन जो सारा फौजी व्यवस्था है वो फौज के हाथ में है, उनको फ्री हैंड मिला हुआ है कि आपको जैसा ठीक लगे फ्रंट पे आप वो करेंगे, आपके किसी के हाथ पहले की तरह बंधे नहीं हुए हैं, पूर्ण आजादी है जो कर रहा है। फिर आप जब ये कहीं चीन घुस आया, ये हुआ, तो आप किस पे प्रश्न उठा रहे हैं? हिंदुस्तान की फौज पे, उसके पराक्रम पे, उसके शौर्य पे प्रश्न उठा रहे हैं? मुझे लगता है कि हर चीज का एक प्रश्न एक समय होता है। सुधांशु जी, एक आखिरी बात जी आपने कहा प्रजातंत्र में प्रश्न उठाने का हक है, बिल्कुल हक है। मैं कहता हूँ हर सरकार को कटघरे में खड़ा करने का हक है। देखो कांग्रेस पार्टी, सुधांशु जी, कांग्रेस पार्टी फौज पे तो सवाल नहीं उठा रही है, वो तो सरकार पे सवाल उठा रही है लगातार। जब आप कहिए कि चीन जो है हिंदुस्तान के अंदर घुसाया, तो वहां पे राजनीतिक नेतृत्व खड़ा हुआ है या हिंदुस्तान की फौज खड़ी हुई है? शर्म आती कैसे कुतर देते हैं? तो आप किसके जवाब उठा रहे हैं? आप जब ये कहते हैं कि चीन जो है हिंदुस्तान की भूमि पे आ गया, तो आप फौज के ऊपर उंगली उठा रहे हैं राजनीतिक नेतृत्व पे? वहां पे नरेंद्र मोदी की सीमा पे खड़े हुए हैं क्या? वहां पे हिंदुस्तान का शौर्य खड़ा हुआ है, हिंदुस्तान का पराक्रम खड़ा हुआ है, और आप उसके ऊपर प्रश्न उठा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि वो पराजित हो गया, आप कह रहे हैं कि उसने बलिदान भी नहीं दिखाई। क्या मानसिकता है? आपको शर्म आनी चाहिए। सुधांशु जी, कांग्रेस प्रवक्ता साधना भारती जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। साधना जी, आज सबने सुना होगा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी चीन पर तो कुछ बोल ही नहीं रही है, उल्टे अपने देश के लोगों के ऊपर, अपनी देश की सरकार के ऊपर, सैनिकों के ऊपर सवाल उठा रही है। ऐसा लग रहा है जैसे चीन से लड़ने के बजाय कांग्रेस पार्टी भारत से लड़ना शुरू कर चुकी है, जबकि ऐसे वक्त में इस देश के नागरिक होने के नाते, इस देश की बड़ी विपक्षी पार्टी होने के नाते चीन के बारे में भी कांग्रेस पार्टी को बोलना चाहिए और हमलावर होना चाहिए। देखिए, मैं तो सबसे पहले उनकी बातों का खंडन करती हूँ। हमने कभी सेना के खिलाफ नहीं बोला, हमने हमेशा सेना के पराक्रम का सम्मान किया है। यहाँ जो अभी विशेषज्ञ आपने बिठा रखे हैं उनका भी हम पूरी तरह से सम्मान करते हैं। सुधांशु जी बीच में मत बोलिएगा, मैंने बहुत शालीनता से आपको सुना है। मैं ये पूछना चाहती हूँ, सुधांशु जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। पहली बात मैं क्लियर कर देती हूँ कांग्रेस की प्रवक्ता के नाते कि चाहे गलवान घाटी हो, चाहे पंगोक हो, चाहे झील के इलाके हो, चाहे वो हॉट स्प्रिंग के इलाके हो, हमें चीनी जो घुसपैठ है वो हम बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे। और कांग्रेस की प्रवक्ता के नाते एक बात और क्लियर कर दूं कि हम कांग्रेस और भाजपा, अगर भूभागीय भारतीय अखंडता की बात है तो हम सब एक हो जाएंगे और चीन को चमगादड़ की तरह उल्टा भी लटका देंगे। हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं, हम आपके साथ खड़े हैं। मगर सरकार बैठी हुई है, आज में ये बात कर रहे हैं कैसे घुसपैठ हो गई। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ सुधांशु जी, जो पंगोत्सो झील है, उस झील के जो इलाके हैं उसके अंदर क्या 8 किलोमीटर तक जो कि बंकर के साथ बोट पैड और उसके अंदर 60 स्थायी ढांचे नहीं बनाए गए? इसकी पुष्टि देश के कई रक्षा विशेषज्ञों ने की, कई रिटायर्ड जनरल्स ने की, और जो कि सैटेलाइट की जो तस्वीरें वो भी इसकी पुष्टि कर रही हैं। तो क्या वो झूठ है? पहले आप इसकी बात बताइए और सुनिए आप मेरी बात। 6 जून को जो सबने यहाँ बीच में बोली उसका गलत बात है। मैंने बिल्कुल सुना, आप गलत बात बिल्कुल बीच में नहीं बोलेंगे आप, प्लीज प्लीज। और सम्मान करती हूँ मैं आपका, सम्मानीय सुधांशु जी, कृपया मेरी बात के बीच में ना बोले आप, सुधांशु जी बोले। मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाहती हूँ, आपसे ये पूछ रही हूँ कि फिर 6 जून को कमांडरों के बीच में क्या बात हुई? आज 20 सैनिक जो हमारे शहीद हो गए, एक बार सारे समय के बीच में सुधांशु जी, सुधांशु जी एक मिनट इनकी बात सुन लेते हैं, फिर हम आपके पास आ रहे हैं। आपकी इतनी देर बात सुनी ना सुधांशु जी, प्लीज आप बीच में। मैं आपसे एक प्रश्न और करती हूँ, एक आपत्ति दर्ज कराना चाहूंगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सैनिक मारते मारते मरे हैं,
किसी भी पराक्रमी पुरोधा की माँ को अपने बेटे के मरने पर गर्व नहीं होता, उसके शहीद होने पर गर्व होता है। मैं प्रधानमंत्री जी की मंशा पर प्रश्न नहीं उठा रही हूं, उनके शब्दों पर आपत्ति दर्ज करती हूं कि सैनिक मारते मारते मरते नहीं, सैनिक मारते मारते शहीद होते हैं और भाजपा के प्रवक्ता आए दिन इसकी पुनरावृत्ति करते हैं। इस पर मैं आपत्ति दर्ज कराना चाहती हूँ। दूसरी बात मैं पूछना चाहती हूँ, आप बताएं, आप बात करते हैं चीनी उसकी, आप कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी चाइना का साथ देने लगा रहे हैं। आज चाइना आपकी बात में सुर मिला रही है। चाइना कहती है कि प्रधानमंत्री मोदी जी सही कह रहे हैं कि क्योंकि वो तो कह रहे हैं घुसपैठ हुई नहीं, वो तो कह रहे हैं गलवान घाटी चीन की थी। आप बताएं, क्या गलवान घाटी चीन की थी? क्या क्यों विवाद उत्पन्न हुआ? सैटेलाइट की तस्वीरों को नकार देंगे आप जो जनरल और जो सुरक्षा के विशेषज्ञों ने कहा, आप उसकी बात को नकार रहे हैं। आपके रक्षा मंत्री, आपके विदेश मंत्री जो कहते हैं प्रधानमंत्री जी की बातें उससे उलट क्यों सुनाई देती है? आज हम आपके साथ खड़े होने को तैयार है चीन से लड़ने के लिए, मारिए ना घुस के, क्यों ला के नहीं दिखा रहे? नेपाल तक आपको ला के दिखाने के लिए तैयार हो गए हैं। क्या वो चीन का उकसाया हुआ देश नहीं है? आप एक बात और मैं दर्ज कराना चाहती हूँ, आप चीन के आर्थिक आयात पर आघात कीजिए। क्यों आपने यूनिटी ऑफ स्टैचू का ठेका चीन की कंपनी को देने का काम किया? क्या आपने 3000 करोड़ रुपए का ठेका देकर उसको आर्थिक सहायता करने का काम नहीं किया? आज 5,17,752 करोड़ का इंपोर्ट हम करते हैं और 1,21,000 मात्र 1,21,000 करोड़ का हम एक्सपोर्ट करने का काम करते हैं। शर्म मुझे नहीं आनी चाहिए, शर्म आपको आनी चाहिए, क्योंकि आपने देश के 20 जवानों की शहादत पर पैर लगाने का साधना जी, साधना जी, आपने बहुत वाजिब सवाल उठाए हैं। मैं सुधांशु जी से उसका जवाब जरूर ले रहा हूं। सुधांशु जी, 3 सवाल साधना भारती जी ने उठाए हैं। पहला सवाल ये है इनका कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट को लेकर के ये उल्टा आप पर आरोप लगा रही हैं कि चीन के साथ सुर में सुर तो आप लोग मिला रहे हैं, और आपके माने जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री जी के बयान को लेकर के जिस तरीके से वहाँ के ग्लोबल टाइम्स अखबार ने बात को घुमाने की कोशिश की। दूसरा आरोप इनका है आर्थिक फ्रंट पे कि हम एक्सपोर्ट 1,21,000 करोड़ का ही करते हैं और इंपोर्ट जो है 5,92,000 समथिंग करोड़ का करते हैं। और इनका बाकी जो सवाल है कि जाहिर सी बात है कि जो सारे मुद्दे हैं, सारे इशूज हैं, कहीं ना कहीं उसमें भारतीय जनता पार्टी सफल होती हुई, या भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो सफल होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। और जो एक तरीके से विपक्ष को संतुष्ट करना चाहिए उस तरीके से विपक्ष को संतुष्ट नहीं कर रही है। ऐसे में एक शब्द का उन्होंने बात पकड़ी है। जाहिर सी बात है कि इसको कहने में प्रधानमंत्री जी की कोई इंटेंशन गलत तो नहीं रही होगी, मारते मारते मरे हैं। जाहिर सी बात है कि एक शब्द और जाहिर सी बात है कि अगली लाइन में उन्होंने ये भी कहा कि भाई शहीदों की शहादत को विनम्र श्रद्धांजलि। तो आप क्या कहना चाहेंगे सुधांशु जी, जो आर्थिक फ्रंट है या जो प्रधानमंत्री जी का बयान आया या जो मारते मारते मरे हैं, उन्होंने शहीद शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, हालांकि इसको मैं बहुत कोई बड़ी बात नहीं मानता। चलिए, आपने मेरी समस्या का समाधान खुद ही कह दिया, ये कहते हुए कि ये जो बोल रही है उस तथ्य में कोई उस शब्द के जिसके बारे में बोल रही है उसके पीछे औचित्य नहीं है, तो छोड़िए, मैं उस बात पे नहीं आता हूँ। इन्होंने कहा साहब कि आप चीन आपके शब्दों के हिसाब से चल रहा है, आप दोनों की एक ही भाषा है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि गलवान जो घाटी है उस पर हमारा सामर्थ्य है, हमारी फौजें जो है वहां पे काबिज है और हम लोगों ने वहां पे वो कर रखा है। अब ये कहना कि चीन की भाषा बोलना है क्या? मुझे तो लगता है या तो हिंदी नहीं आती या अंग्रेजी नहीं आती, कहीं ना कहीं कोई दिक्कत तो है सोनिया जी को, जो इस तरह के बेतुके बयान देती है। हम अपना शौर्य और पराक्रम और अपना सामर्थ्य उसके बारे में अपना ठोक के बोल रहे हैं और आप कह रही है चीन की भाषा है। मुझे लगता है उपेंद्र जी, इस बारे में चर्चा भी करना, मुझे तो अपने आप पे शर्मिंदगी आती है कि इस देश में आज ये दिन आ गए क्या कि अपने सामर्थ्य के बारे में, अपने पराक्रम के बारे में, अपने शौर्य के बारे में अगर ठोक के विश्व के सामने बात करी जाए तो उस पर भी प्रश्न चिन्ह लगने वाले हैं कि ये जो चीन की भाषा है। अरे चीन की भाषा आप बोल रहे हैं, चीन जब ये कहता है हम अंदर घुसे, आप कह रहे हैं कि हम अंदर घुसे। अभी आपने इनकी भाषा में सुना ना, 8 किलोमीटर अंदर आए, ये कौन कह रहा था? चीन कह रहा था। ये और दूसरा कौन कह रहा है? कांग्रेस पार्टी और उसके प्रवक्ता कह रहे। हम कर रहे, हम अपनी जगह पे काबिज है, हमने चीन को दांत खट्टे कर दिए। चलिए सुधांशु जी, मेजर जनरल एसके परिहार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जाहिर सी बात है कि आर्मी में उनके जीवन का बहुत लंबा वक्त बीता है, हम उनसे ही सवाल लेते हैं। परिहार साहब, आप ये बताएं कि जिस तरीके से ये विवाद शुरू हुआ उस पर अब कई कहानियां, कई तथ्य मीडिया में, सोशल मीडिया में सामने आए हैं कि जिस तरीके से एक चीनी सैनिक के दर्रे में गिर जाने के कारण ये विवाद शुरू हुआ और बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा हो गया।
एक तथ्य आया है कि कमांडर लेवल के ऑफिसर ने ऑर्डर दिया, उसके बाद चीनी सैनिक इतने उग्र हुए और वो हिंसा पर उतर आए। और आज जो कमांडर स्तर की वार्ता इतने लंबे दौर से चल रही है, आज एक सकारात्मक खबर आई है। जाहिर सी बात है कि वार्ता काफ़ी 5 मई से ही लगातार चल रही थी और 5 जून तक एक सहमति भी बनी थी। आपको क्या लग रहा है कि जो 7 दिनों के भीतर ये जो सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं कमांडर स्तर की वार्ता में, ये वार्ता कमांडर स्तर के लेवल पे ही रह के समाप्त हो जाएगी, दोनों देशों के बीच एक सहमति बन जाएगी, एक रिजॉल्व आ जाएगा? और क्या आपको भरोसा है कि 7 दिनों के अंदर चीनी मान जाएंगे? और उनके मान जाने पर भी क्या हमें भरोसा कर लेना चाहिए? मैं आपके सवालों के लिए सिंपल मिनट लेना चाहूंगा जी। कूटनीति, राजनीति और सुरक्षा नीति जी काफी जटिल होते हैं और इसको शायद हम डिबेट में बिल्कुल आइडेंटिफाई करके उसको बता भी नहीं सकते और बताना भी नहीं चाहिए। पहली बात तो मैं माननीय प्रवक्ता भाजपा और कांग्रेस की प्रवक्ता के बारे में यही निवेदन करूंगा कि सेना जो है वो आज तक अराजनीतिक रही है, एपॉलिटिकल है और उसको एपॉलिटिकल बनाए रखने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर और विपक्ष की पार्टियों के बीच में होती जी। जहाँ मैं खुद उस इलाके में रह चुका हूँ, मैंने वहाँ पे बहुत काम किया हुआ है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि भारतीय फौज इस तरह की बयानबाजी को बिल्कुल मान के चलती है कि राजनीतिक बयानबाजी है और उनके हौसले और पराक्रम में किसी भी तरह का कोई इस पे असर नहीं गिरता है, चाहे वो सरकार की तरफ से हो चाहे विपक्ष की तरफ से। फौज का काम जो है लॉफुल ऑर्डर को फॉलो करना है, भारत माता की रक्षा करना है और हमारे सुप्रीम कमांडर प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट की हम आज्ञा मानते हैं और प्रेसिडेंट जो है प्रधानमंत्री की सलाह पे काम करते हैं। तो ये हमारी चैनल बिल्कुल क्लियर है, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है और हम इस राजनीतिक दलदल में अपने आप को डालना कतई पसंद नहीं करते और कोशिश दोनों तरफ से होती है और हम उसको इग्नोर करते हैं। ये तो मैंने बताया, इस शौर्य और पराक्रम पे कोई असर इन बातों का गिरने वाला नहीं। दूसरी बात माननीय मित्र साहब ने कही थी कि सरकार और आर्मी के शौर्य और दोनों मिलकर काम करते हैं, मानता हूं करते हैं। सरकार की जिम्मेदारी होती है कि देश को चलाए, रक्षा करे, सुरक्षा करे और उसके नफे और नुकसान दोनों का फायदा सरकार को मिलता है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की हो, किसी की भी 71 हो 99 हो, हमेशा मिलता है और वो उसके हकदार है क्योंकि वो फाइनल डिसीजन लेते हैं कि फौज कहां तक आगे जाए। तीसरी बात जो होती है कि फौज हमारी पोस्ट गई नहीं है, वो अंदर घुसे नहीं है। मैं इस बात को बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ एक फौजी विशेषज्ञ के रूप में कि जो LAC जो है उसमें एक लाइन ऐसी है जिसके दोनों तरफ 8 से 10 किलोमीटर हर जो भारत और चीन अपना अपना अधिकार दिखाते हैं। तो जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो सहमति बनी है वो ये है कि बीच का जोन जिसमें दोनों का कॉन्टेक्ट क्लेम है वो बफर जोन रहेगा, ग्रे जोन रहेगा, उसमें कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, कोई आर्मी उसमें डिप्लॉय नहीं होगी, आप सिर्फ पेट्रोलिंग कर सकते हैं, रात को एक सिपाही भी वहां नहीं रुक सकता है। और पिछले 40 साल से ये बातें मानी गई हैं और चलती रही। पैंगांग त्सो लेक में हमारी पोजीशन 2 और 3 फिंगर पे परमानेंट स्ट्रक्चर की है, चाइना की परमानेंट स्ट्रक्चर की पोजीशन 8 है। 4 पे जाके हमारे इलाके वहां पेट्रोल करते थे, चाइना के भी करते। इसी तरह से गलवान वैली वहां भी करीब 15 से 17 किलोमीटर का इलाका ऐसा है जो कि ग्रे जोन आता है जिसमें आज तक कोई गया नहीं, दोनों की पेट्रोलिंग होती रही। इस बार जो है चाइना ने इसको वायलेट किया है और इस ग्रे जोन के अंदर वो एंटर हो गए। तो जो हमारा क्लेम है तो लीगली हमारे क्लेम में उनकी घुसपैठ हुई है। अगर घुसपैठ नहीं हुई होती तो इतनी लंबी बातचीत नहीं चलती, इतना मिलिट्री एयरफोर्स का डिप्लॉयमेंट वहां नहीं होता। तो ये बात सही है। पर प्रधानमंत्री अपनी जगह सही है कि हमारी सीमा की पोस्ट कोई खाली नहीं हुई है, हमारी सीमा के इसमें अतिक्रमण नहीं हुआ है। तो जहां हमारे फौजी बैठे हुए हैं वहां पर कोई अतिक्रमण नहीं हुआ है। बस जो हम जिसको क्लेम करते हैं उस जगह पे चाइना वाले घुसे हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है और सारा झगड़ा यही है। अब जो वार्ताएं चल रही है मैं आपको बता दूं, जब कोर कमांडर लेवल की वार्ता होती है वो वार्ता कोर कमांडर आपस में नहीं करते हैं। उनको जो है एक मैंडेट जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है। सेंट्रल गवर्नमेंट हमारा PMO, होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, NSA डिसाइड करके उनको मैंडेट किए, वो उसको फॉलो कर रहे हैं। ऐसा ही चाइनीज प्रीमियर, चाइनीज NSA उनके मैंडेट को वहां का कोर कमांडर फॉलो कर रहे हैं। अगर आज ये सहमति बनी है कि हम जो है इसमें पीस करेंगे और एक लेवल तक पीछे जाएंगे, तो ये इसी वजह से कि भारत का इतना हैवी डिप्लॉयमेंट हुआ है, एक्टिविटी हुई है, जिससे चाइना समझता है कि इसको भारत को दबाना बहुत मुश्किल है। अब सवाल ये आता है कि किस लेवल तक हम जाएंगे। क्या हम 2-4 किलोमीटर जाके दोनों फौजें एक दूसरे से दूर हो जाएंगी?
जिसकी की बहुत पॉसिबिलिटीज है, या हम जो है जो भारत सरकार कह रही है कि अप्रैल की पोजीशन, अप्रैल फर्स्ट वीक में जहां जैसी सेनाएं थी वहां जाए। तो मुझे लगता है कि यही टग ऑफ वार है और यही इस बात की सफलता का सूचक रहेगा कि हम उसको कितना करते हैं। तीसरी बात, परमानेंट स्ट्रक्चर जो पाकिस्तान, चाइना और भारत ने बना ली, वो शायद ही वो तोड़ेंगे, तो वो वहीं रहेंगे, मगर ग्रे जोन में वापसी जो होना है वही ये सिद्ध करेगी कि चाइना कितना झुका है। तो दोनों सही है, प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री भी सही है, विपक्ष भी सही है। असली बात मैंने आपको बता दी है, देश देश को सुन रहा है और मैं ये दोनों पार्टियों को भरोसा दिलाता हूं कि हमारे शौर्य और पराक्रम में आपकी इन राजनीतिक चर्चाओं से कोई असर नहीं आने वाला है। फौज का जवान भारत माँ के लिए लड़ता है, अपने सीओ के लिए लड़ता है, अपने नमक के लिए लड़ता है जो उसने फौज के उस पलटन का खाया है, उस झंडे के लिए लड़ता है, भारत के झंडे के लिए, और उस 3D का झंडा जो लेके त्रिशूल का वो चल रहे हैं उसको लेके लिए वो लड़ता है। तो आप निश्चित रहिए, फौज अजर अमर है, वो इन बातों से गिरने वाली नहीं है और हम अपना काम करते रहेंगे, आप अपना काम करते रहेंगे। परिहार साहब, एक सवाल आपसे और ले रहा हूं। जब आपने जैसा बताया कि जो गवर्नमेंट का ब्रीफ होता है, कमांडर स्तर की जो वार्ता होती है, वो उसमें गवर्नमेंट के ब्रीफ के हिसाब से वो चलती है। कल भी मैंने ये सवाल लिया था और आज भी ये ले रहा हूँ कि जब ये वार्ता इनिशिएट होती है तो इसका प्रोटोकॉल क्या होता है, किस जगह पर ये वार्ता शुरू की जाती है? जाहिर सी बात है कि वो जगह कौन सी होती है जहाँ बैठ के वार्ता होती है? 1993, 96, 2005 की जो ट्रीटी, पीस और ट्रैंक्विलाइजिंग ट्रीटी हुई है, उसके बाद में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासनकाल में इसको दोबारा रीएनफोर्स किया, फिर मनमोहन सिंह जी ने किया और नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में वुहान में और 2019 में चेन्नई कनेक्ट में इन सब बातों को दोहराया है और इसको आगे बढ़ाया है। आगे बढ़ के मोदी साहब के उसमें ये हो गया है कि अब हम मिलिट्री एक्सरसाइज भी चाइना और भारत की फौजें मिलकर करती है ताकि उनके बीच में एनिमिटी कम हो। काफी उसमें डेवलपमेंट हुए हैं। एक चुशूल में वहां रहा हूं, मैं देखा है चुशूल में एक्साइज, हम ये कहते हैं कि भारतीय फौज, चाइना जो है वो भारत में नहीं आया। मैं मानता हूँ कि सारी लड़ाई भारत में ही हो रही है क्योंकि चाइना जब बैठा है वो अक्साई चीन है, वो हमारा ही। तो अक्साई चीन में चुशूल से 5 किलोमीटर दूर चाइना साइड में एक मोल्डो करके स्पॉट है, वहां पर एक परमानेंट स्ट्रक्चर बनाया हुआ है जहां पर भारत और चीन के सैनिक अधिकारी आपस में बात करते हैं। छोटी वार्ता जब होती है कि जब कोई पेट्रोलिंग में 2 जवान आगे पीछे चले गए, कुछ रास्ता भूल गए, तो जो कंपनी कमांडर या मेजर लेवल के ऑफिसर हैं वो वहां पे आके बात करके फ्लैग मीटिंग से खत्म कर दी। बड़ा स्टैंड ऑफ होता है तो बटालियन कमांडर, सीओ, फुल कर्नल रैंक उसमें करते हैं। इससे ज्यादा होता है तो हमारी ब्रिगेड जो वहां बैठी है और दूसरी तरफ जो चाइना की ब्रिगेड है उनके ब्रिगेड कमांडर करते हैं। ये लोकल लेवल की होती है जिसपे डायरेक्शन कोर कमांडर लेह वाले या उधमपुर में आर्मी कमांडर है वो देते हैं। अच्छा परिहार साहब, ये बताएं, ये इस बात को भी दर्शक जानना चाहते होंगे, जाहिर सी बात है कि चाइनीज भाषा दुनिया की सबसे कठिनतम भाषाओं में से एक है। करीब 1 लाख अल्फ़ाबेट अगर आपको आए तो आप चीनी भाषा में पारंगत हो सकते हैं और आम बोलचाल की चीनी भाषा समझने के लिए 20,000 से ज़्यादा अल्फ़ाबेट उनके आपको समझने पड़ते हैं। वो चित्रों की लिपि वाली भाषा है। तो जब वार्ता इनिशिएट होती है तो इंटरप्रेटेटर बुलाए जाते हैं या बॉर्डर पे हमेशा इंटरप्रेटेटर मौजूद रहते हैं? इंटरप्रेटेटर्स जो होते हैं एजुकेशन के जो उनको सिखाए जाते हैं, ऑफिसर भी जो वहां जाते हैं उनको भी बेसिक भाषा सिखाई जाती है। सारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो इंग्लिश और लोकल चाइनीज लैंग्वेज मैंडेरियन उसमें ये साइंड होके जाते हैं, ऑथेंटिकेटेड होते हैं, ट्रांसलेटेड होते हैं और इंटरप्रेटर दोनों तरफ के उसमें होते हैं। इसमें कोई शक नहीं। जो फिर चाइना के जो ऑफिसर्स वहां पोस्टेड होते हैं वो अंग्रेजी और हिंदी में उनको काफी जानकारी होती है और हमारे भी ऑफिसर जो सीनियर लेवल पे उसमें होते हैं उनको इसका एक्सपोजर होता है। बिल्कुल, तो ये डॉक्यूमेंट पे उसमें होता है। अब सारी बातें जो चल रही है मैं आपको साफ बता दूं, इस बात को लेके है कि चाइना जो है भारत को पेंगांग से लेकर गलवान वैली में कितना कंसेशन देगा। मेरे तरफ से सरकार की एक ही कॉम्प्लीमेंट में ये दूंगा कि उन्होंने आर्मी की, भले कुछ हमारा आर्मी के पहले वहां पे आईटीबीपी रहती है, पोस्ट मैप करना आईटीबीपी का काम है, रॉ का काम है, स्पेस सैटेलाइट पीएमओ के अंडर में वो सारा इसको देखभाल करते हैं, आर्मी पीछे रहती है, उसको बाद में आगे भेजा जाता है। तो सर्विलेंस में अगर कुछ गड़बड़ हुई होगी वो सारी दूर हो गई। 1 महीने के अंदर जिस तरह से भारतीय फौज तेजी से आगे बढ़ी है, डिप्लॉयमेंट हुआ है, एयरफोर्स का सपोर्ट मिला है, ये पिछले 10 सालों में कहीं भी दुनिया में बहुत ही बड़ा चमत्कार हुआ है। बिल्कुल, तो भारतीय फौज ने इतनी तेजी से दिखाई है उससे चाइना हक्का बक्का रह गया। परिहार साहब का एक ही पक्ष, परिहार साहब, जिस बीच कमांडर स्तर की वार्ता के दौरान शांति बहाली की और पीछे हटने की बात हो रही है, भारत और चीन के बीच लद्दाख में जारी गतिरोध अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प का
झड़प की खबर सामने आ रही है और एक वीडियो सामने आया है। ये झड़प सिक्किम में किसी ऊंचाई वाले स्थान पर हो रही है और वीडियो में भारतीय और चीनी सैनिक आपस में भिड़ते हुए दिख रहे हैं। पूरी तरह बर्फ़ से ढके इलाके में भारतीय और चीनी सैनिक एक दूसरे से बहस करते और धक्का मुक्की करते दिखाई दे रहे हैं। दोनों तरफ से गो बैक और डोंट फाइट की आवाज़ें भी आ रही हैं। कुछ देर बाद लड़ाई थोड़ी शांत होती है तो एक भारतीय अधिकारी पूछता है कि लड़ाई के दौरान पीटा गया एक चीनी सैनिक ठीक है या नहीं। ये वीडियो कब शूट हुआ ये जानकारी नहीं मिल सकी है, लेकिन ये ऐसे समय पर आया है जब गलवान में हिंसक झड़प के बाद दोनों देशों की सेना तनाव कम करने के लिए बातचीत में जुटी है और ये वीडियो काफ़ी वायरल भी हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, सीधे सवाल ले रहे हैं रविंद्र सचदेव जी से। सचदेव साहब, आपने देखा कि जिस तरीके से आज भारत, रूस और चीनी विदेश मंत्रियों के बीच बातचीत हुई और उस बातचीत में रूस ने एक बहुत अहम बात कही कि भारत जो है सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य के पद का सबसे बड़ा हकदार है और भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय मसले को सुलझाने के लिए किसी और मध्यस्थ की ज़रूरत नहीं है। भारत और चीन अपने मसले को सुलझा लेने के लिए स्वयं में सक्षम हैं। जाहिर सी बात है कि अभी विदेश मंत्री स्तर की वार्ता की नौबत ही नहीं आई और सैन्य कमांडरों के स्तर पे ही बातचीत को सुलझाने की दिशा में प्रयास चल रहे हैं और आज एक अच्छी खबर भी आई है कि कुछ 11 घंटे लंबी बैठक चली और सहमति बन गई है। मेरा आपसे सवाल ये है कि जिस तरीके से भारत और चीन एक बहुत ही गहरी आर्थिक साझेदारी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे में जब सीमा पर ये बड़ा विवाद हुआ है जो 45 सालों में पहली बार हुआ है, आपको क्या लगता है कि सैन्य कमांडर स्तर की वार्ता से सारे मसले हल हो जाएंगे या इसके दूरगामी परिणाम भी होंगे? मैं पहली बात तो ये कहूंगा, ये मामला कमांडर लेवल का तो है ही नहीं। देखिए, ये जो सारी चीज चल रही है हाईएस्ट पॉलिटिकल लेवल पे चल रही है जी। मिलिट्री सोल्यूशन थोड़ी दे सकती है इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट का। हमें मिलिट्री तो एग्जीक्यूट करेगी जो गवर्नमेंट कहेंगी और मेरे से पहले भी जो मेजर जनरल परियार साहब कह रहे थे एग्जैक्टली दिस। कमांडर ऑन द ग्राउंड वो कोई अपनी अलग सी कोई दुकान खोल के थोड़ी बैठे हैं उनके और कि भाई ओके हमें जो करना है हम करेंगे। मिलिट्री इज अ प्रोफेशनल ऑफ एनी कंट्री, तो मिलिट्री तो वही करेगी जो उसके हाईएस्ट ऑफ ऑफिशियल से ऑर्डर्स आएंगे। तो हमें ये सोचना कि मिलिट्री लेवल पे सॉल्व हो जाएगा इज आई थिंक वेरी रॉन्ग। हाँ, मिलिट्री लेवल पे ये सॉल्व हो जाएगा कि लोकल कॉन्फ्लिक्ट या लोकल टेंशंस का क्या माहौल है, पर वो भी उसी एनवेलप में सॉल्व होगा, उसी बबल में होगा जो कि दोनों तरफ की सरकारों को सिग्नल देनी होगी, जो हमारी लीडरशिप समझती होगी और जो चाइना की लीडरशिप समझती होगी। अगर ऐसे होता तो हमारे ब्रिगेडियर और चाइना के ब्रिगेडियर मिलकर बाउंड्री सॉल्व कर लेते। हम 70 साल से क्यों आपस में फंसे पड़े हैं? मिलिट्री इज नॉट गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम, वन। सेकेंड, यहां तक तो हमारी प्रॉब्लम्स आप कह रहे हैं डिस्प्यूट्स हैं। हम कहते हैं हमारी बाउंड्री 3400 या 3500 किलोमीटर की है। चाइना तो कहता है हमारी और इंडिया की बाउंड्री 4000 किलोमीटर की है। अभी तो हमारी टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री में ही डिस्प्यूट है और अलग अलग एरियाज में। और कमिंग नाउ अगेन, यस, ये जो हुआ है, ये जो कम्युनिकेशन गैप हुआ है डेफिनेटली बिटवीन प्राइम मिनिस्टर एंड ऑपोजिशन जो कह रही है, और दोनों सही कह रहे हैं। जैसे वंस अगेन अर्लियर जनरल साहब कह रहे थे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एक आप बेल्ट मान लीजिए है करीब, कहीं 8 किलोमीटर, कहीं 7, कहीं 5, कहीं 4। अब उसमें दोनों के लिए नो मैंस लैंड था, पर कई बार वो आते थे, कई बार हम जाते थे पेट्रोलिंग। अब उसी के अंदर चाइना घुस आया है और हम ये सोच रहे हैं कि चाइना जहां तक आ रहा है जहां हमारा भी क्लेम बनता जब ये लाइन सेटल होती। ओके, तो ये डिस्प्यूट है। नाउ कमिंग टू रशिया, रशियन फॉरेन मिनिस्टर जो कह रहे हैं तो ऑफिशियल लैंग्वेज है, बट आई डेफिनेटली थिंक कि बैक चैनल डिप्लोमेसी तो चल ही रही होगी। और रशिया के इंटरेस्ट में यह है इस समय कि भारत और चीन की जो टेंशन्स हैं कम हो, क्योंकि रशिया ये नहीं चाहता कि इस इलाके में अमेरिका का प्रेजेंस और अमेरिका का इन्फ्लुएंस बढ़े। अगर चाइना और इंडिया की हमारी टेंशन्स बढ़ती रहेंगी तो ऑब्वियसली कुछ हद तक, काफी हद तक हम अमेरिका की तरफ टिल्ट ज्यादा कर रहे हैं और करते जाएंगे। हम और डिफेंस खरीदेंगे अमेरिका से। रशिया ये नहीं चाहता कि इस रीजन में अमेरिका की इन्फ्लुएंस बढ़े। सचदेव साहब, आज जो विदेश मंत्री स्तर की वार्ता हुई है, जाहिर सी बात है कि हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संदेश देने की कोशिश की है कि
चीन को एक जिम्मेदाराना व्यवहार करना चाहिए ताकि जो छोटे देश हैं उससे सीखें और उस तरह का उदाहरण पेश करें। आपको क्या लगता है? जाहिर सी बात है इस तरह की वार्ताएं होती हैं तो सारी बातें निकल के नहीं आती, लेकिन चूंकि आप लोगों का एक लंबा अनुभव है, आप इस तरह के मुद्दे पर, इस तरह की बातों पर गहराई से नज़र रखते रहे हैं और एक लंबा आपका अनुभव है, ऐसे टाइम में जब तनाव भयंकर बना हुआ है और विदेश मंत्री स्तर की वार्ता हुई है भारत, चीन और रूस के बीच में, ये बहुत महत्वपूर्ण मतलब लाइन है, भारत, चीन और रूस, आपको क्या लगता है कि किन मुद्दों को टच करने की कोशिश की गई होगी? और एक न्यूट्रल कंट्री रूस जब इस वार्ता में घुसा होगा तो क्या कुछ वार्ता हुई होगी और किस तरीके से दोनों देशों के बीच हार्मनी को बनाए रखने के लिए रूस ने क्या कुछ किया होगा? और ऐसे में जब हमारे रक्षा मंत्री इस समय रूस में मौजूद हैं। जी देखिए, एक दो चीजें हैं, आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट करे हैं जो जयशंकर ने कहे। देखिए, बॉटम लाइन या टॉप लाइन ये होता है डिप्लोमेसी का कि बड़े प्रिंसिपल्स क्या हैं। तो आज जो जयशंकर जी ने बात कही उन्होंने कि भारत और चीन को, हमको तो आपस में साथ मिलकर रहना है और हमें दूसरों को एग्जाम्पल देना है और देशों को। आप ही के शो पे मेरे ख्याल से एक दिन पहले या कुछ दिन पहले मैंने कहा था लिव एंड लेट लिव। तो जयशंकर का बॉटम लाइन ये जो है वो यही है कि चीन और हमको आपस में रहना है और अच्छे व्यवहार के साथ रहना है, और हम दोनों जो अब इतनी बड़ी इकोनॉमीज और नेशंस हैं, हमें दुनिया को और एग्जांपल देना है। अलग देशों की जो डिस्प्यूट्स होंगी वो कैसे सेटल हो, हमें उसमें लीडरशिप देनी है। तो बड़ी पिक्चर में यह कहा, बिल्कुल ठीक कहा। बट रशिया का इंटरेस्ट डेफिनेटली, जैसे अभी बात हो रही थी कि रशिया नहीं चाहता अमेरिका इन्फ्लुएंस ज्यादा कर जाए। और तीसरी बात, रशिया इस समय जो कर रहा है ये तो इत्तेफाक भी है, और राजनाथ जी आज वहां गए और जो जयशंकर की जो बात हुई ये हो रही है क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन है नोन एज और प्लेटफॉर्म है रशिया, इंडिया, चाइना। तो ये डायलॉग तो होना ही था, ये पहले से ही चल रहा था, हर साल होता है ये डायलॉग। तो इस साल ये डायलॉग अभी हो रहा है इत्तेफाकन। तो इत्तेफाकन अगर हो रहा है तो इसका मैक्सिमम बेनिफिट हम भी उठाएंगे, और हमें रशिया के थ्रू चाइना को मैसेज भेजना होगा, जो कि ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है उसमें वो नहीं होगा कुछ भी कि हमने पीछे रशिया से क्या बात करी और हमने रशिया के थ्रू चाइना को क्या कन्वे कराया, और चाइना भी रशिया के माध्यम से हमें क्या कन्वे कर सकता है। तो रशिया एक इंपॉर्टेंट पीछे का रोल प्ले कर सकता है इस समय के ये जो टेंशन्स चल रहे हैं चाइना और भारत के बीच में। जाहिर सी बात है कि कूटनीति और जो है सामरिक महत्व को देखते हुए भारत जिस तरीके से चीन के सामने डटा हुआ है, और जाहिर सी बात है कि चीन को भारत ने बहुत ही सधे हुए शब्दों में जवाब दिया है, लेकिन आर्थिक मोर्चे पर भारत चीन को जवाब कैसे देगा, किस तरीके से देगा और वो जवाब क्या हो सकता है, इसका जवाब हम डॉक्टर शरद कोहली से तलाशेंगे। लेकिन वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम तुरंत हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। कूटनीति और सामरिक मोर्चे पर तगड़ी चुनौती देने के बाद भारत आर्थिक मोर्चे पर भी चीन की ताकत को कमजोर करने में जुटा हुआ है। महाराष्ट्र में चीनी कंपनियों के 5,000 करोड़ के करार को रोक दिया गया है। हालांकि चीन के साथ आर्थिक साझेदारी को एक झटके में खत्म करना आसान भी नहीं है और ऐसा करना भी नहीं चाहिए। पर देखते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। लद्दाख में चीनी सेना के हमले में 20 भारतीय जवानों की शहादत के खिलाफ देश भर में आक्रोश लगातार बढ़ रहा है। महाराष्ट्र सरकार ने चीन की कंपनियों के साथ 5,020 करोड़ के 3 बड़े समझौते रोक दिए हैं। वहीं गोवा सरकार ने 1400 करोड़ की लागत से जुआरी नदी पर बन रहे 8 लेन के पुल के प्रोजेक्ट से चीनी कंसल्टेंट कंपनी को हटाने के संकेत दिए हैं। महाराष्ट्र ने केंद्र सरकार से मशवरे के बाद इस समझौते पर रोक लगाई है। विदेश मंत्रालय ने भविष्य में भी चीनी कंपनियों के साथ कोई समझौता नहीं करने को कहा है। पुणे के तालेगांव में ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करने के लिए चीन की ग्रेट वॉल मोटर्स के साथ 3,770 करोड़, फोटोल और PMI इलेक्ट्रो के साथ 1,000 करोड़ और हिंगलू इंजीनियरिंग के साथ 250 करोड़ के समझौते पर सरकार ने रोक लगा दी है।
इससे पहले BSNL और MTNL से किसी भी चीनी कंपनी के इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल नहीं करने को कहा गया था। सरकार के इस आदेश का सीधा असर चीनी कंपनी हुआई और ZTE पर पड़ा। इसके अलावा रेलवे ने चीन को दिया गया 471 करोड़ का ठेका भी रद्द कर दिया था। दरअसल पिछले एक दशक में भारत में चीन का निवेश तेजी से बढ़ा है, इसलिए चीनी कंपनियों पर एक झटके में पाबंदी लगाना आसान नहीं है। 2010 में जहां चीनी कंपनियों ने भारत में 1000 करोड़ के निवेश किए थे, वहीं हाल के कुछ वर्षों में चीन ने भारत में 85,000 करोड़ इन्वेस्ट किए हैं। देश में चल रहे 30 बड़े स्टार्टअप में से 18 यानी 60% स्टार्टअप में चीन का ही पैसा लगा है। एक अनुमान के मुताबिक देश में 75 से ज्यादा कंपनियों में चीन की सरकारी या निजी कंपनियों का पैसा लगा है। भारत कई ऐसी कंपनियां ऑपरेट कर रही हैं जो चीन की नहीं है, लेकिन इसमें पैसा चीन का ही लगा हुआ है। इसमें स्नैपडील, स्विगी, ओला, पेटीएम, फ्लिपकार्ट, बिग बास्केट, जोमेटो, हाइक, पेटीएम मॉल, ओयो, बाइजू, मेक माई ट्रिप, पॉलिसी बाजार, क्विकर जैसी कंपनियां शामिल हैं। भारत के टेक्नोलॉजी सेक्टर में तो चीन के कुल निवेश का अंदाजा लगाना मुश्किल है, क्योंकि कई निवेश हांगकांग या सिंगापुर या किसी तीसरे देश के जरिए हुए हैं। ऐसे में आर्थिक मोर्चे पर चीन को चुनौती देने में कई मुश्किलें आ सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सहारा समय। जाहिर सी बात है कि आर्थिक मोर्चे पर चीन को चुनौती देने में कई मुश्किलें आ सकती हैं, और मुश्किलें ऐसी हैं जिनका हल भी आसानी से नहीं मिलता दिखाई दे रहा है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि चीन को अपनी ताकत दिखाने के लिए ये भी बताना बेहद ज़रूरी है कि अगर चीन जिस तरीके की हिमाकत सीमा पर कर रहा है, अगर चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा तो भारत जो उसके लिए सबसे बड़ा बाज़ार है, वो बाज़ार उसके लिए बंद हो सकता है। सीधे चलते हैं शरद कोहली जी के पास। शरद जी, आप ये बताएं कि जाहिर सी बात है कि भारत भी ये नहीं चाहेगा कि आर्थिक रिश्ते पूरी तरह से तोड़ लिए जाएं, और ये एडवाइजेबल भी नहीं है। लेकिन जाहिर सी बात है कि जब इस तरह की कोई सिचुएशन क्रिएट होती है तो कुछ कदम पीछे खींचने ज़रूरी हो जाते हैं, और ये एहसास कराना ज़रूरी हो जाता है कि अगर तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं है तो जाहिर सी बात है हमें भी तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल उपेंद्र, जो आपने बात बोली है, ये दो तीन तरीके से हम इसको देख सकते हैं। पहला, जो चीन से आने वाला भारत में निवेश है जी, उसके ऊपर रोक लगाने की आपने देखा होगा। पीछे एक बैंक में, मैं बैंक का नाम नहीं लूंगा, उसमें चीन ने कुछ परसेंटेज शेयर्स खरीदने की कोशिश करी जी, जिसके बाद सरकार ने तुरंत नियम बदल दिए। दूसरा ये है कि एंटी डंपिंग ड्यूटी, आपको पता होगा कि चीन में, देखिए, 3 चीजों में चीन स्कोर कर रहा था, जिसकी वजह से ये आर्थिक गुत्थी दिन ब दिन उलझती जा रही थी और बढ़ती जा रही थी। वो 3 शब्द हैं उपेंद्र, चीपर, बेटर, फास्टर। ये 3 शब्दों के इर्द गिर्द चीन से आर्थिक रिश्ते बढ़ते जा रहे थे, और चीन भारत का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर था। $86 बिलियन का कुल बायलैटरल ट्रेड पिछले साल का है। यद्यपि 12-13 के मुकाबले ये घट के 6% कम हो गया है, पर फिर भी उस $86 बिलियन में उपेंद्र $70 बिलियन का चीन हमारे यहां निर्यात करता है, मतलब हम आयात करते हैं, और $16 बिलियन के करीब हम जो है वहां निर्यात करते हैं। तो ये बिगड़ी हुई इक्वेशन ये बताती है कि हमारी सप्लाई चेन चीन के ऊपर कितनी निर्भर है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, इसको एकदम से स्विच ऑफ कर देना कि हम सोचे कि अब आज हम कल से चीन से बात नहीं करेंगे, हम चीन का कोई सामान, आपको मैं ये बता दूं, जिस माध्यम से मैं और आप जुड़े हुए हैं, ये जो टेलीकॉम और आपका सैटेलाइट इक्विपमेंट है, मोबाइल फोन है, जो भी है, इसमें भी कहीं ना कहीं चीन के कलपुर्जे हैं। जिस मोबाइल से हम बात करते हैं, 80% से ज्यादा मोबाइल की टेक्नोलॉजी आज भी चीन से आती है। तो ये कल्पना करना कि एकदम से हम नारे शुरू करते हैं, बहिष्कार करते हैं चीन को, जो बहुत अच्छी बात है, कि परंतु वो जमीनी तौर पे बहिष्कार करना संभव नहीं है। इसकी काट केवल एक ही है, जो आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा की गई है। अगर यह अभियान 6 महीने से 1 साल में जमीन पर आ जाता है, मतलब यह सचमुच में हमको दिखने लग जाता है। कहने का मतलब यह कि जो $70 बिलियन का हम चीन के ऊपर निर्भरता है, अगर उन सब उद्योगों में, उन सब उद्यमियों में, उन सब व्यापारियों में यह सक्षमता आ जाती है
कि वो उस सामान को भारत में बनाए, पहला। दूसरा, चीन के ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दें, जो चीपर बेटर फास्टर का चीन से यहां पर सामान आ रहा है उसको हम आने से रोके, उसको हम कॉम्पिटिटिव ना रहने दें, मतलब वो सस्ता ना रहे भारतवासियों के उपयोग करने के लिए, यह रहे कि चीन से आने वाला सामान उल्टा ज्यादा महंगा है। वही एक तरीका है उस सामान को यहां पर आने से रोकने का। तो ये 2-3 कदम उठाने पड़ेंगे, परंतु ये कदम आप कहें कि मैं 1 हफ्ते में 15 दिन में हो जाए, ये नहीं होने वाला है, क्योंकि आत्मनिर्भर अभियान जो घोषित किया गया है प्रधानमंत्री जी ने, चीन पे निर्भर सप्लाई चेन जो भारत की है, जो कि कोरोना संकट के आने पर पूरी की पूरी उपेंद्र डिसरप्ट हो गई थी, ये बता रही थी कि आज अगर चीन बंद हो गया है, अंतरराष्ट्रीय ट्रेड नहीं हो रहा है, तो हमारे यहां की फैक्ट्रियां, हमारे यहां का सामान शायद अगले 1-2 महीने में मिलना बंद हो जाएगा। इस निर्भरता को समाप्त करने के लिए आत्मनिर्भर और जो वोकल फॉर लोकल का कहा गया कि आप यहां बनाइए, यहां से आप निर्यात भी करिए, आप चीन को नहीं सारी दुनिया को आप निर्यात करिए। तो मुझे लग रहा है चीन पर आर्थिक रूप से वार करने का सबसे कारगर तरीका है कि पहला कि आप भारतवासी कोशिश करें जहां तक हो सके वो भारत का सामान इस्तेमाल करें। अगर थोड़ा महंगा भी मिल रहा है शुरू में, थोड़ी सी क्वालिटी भी 19-20 है, तो भी भारत का इस्तेमाल करें। दूसरा, उसके बाद आप यहां पर अपने आप को सक्षम बना लें कि जिस सामान के लिए ऑटो कंपोनेंट्स हैं, केमिकल्स हैं, फार्मास्यूटिकल्स हैं, एपीआई है, इलेक्ट्रिकल गुड्स है, मशीनरी है, सिंथेटिक यान है, बड़ी लंबी फेहरिस्त है उपेंद्र ऐसे सामान की जो वहां से आता है। ये सामान के उद्योग अगर भारत में लग जाते हैं, मैं समझता हूं आत्मनिर्भर अभियान एक ऐसा रामबाण है जो कि 6 महीने से 1 साल के अंदर धीरे धीरे हमें चीन के निर्भरता को समाप्त कर देगा। केवल और केवल यही तरीका है, बहिष्कार करना, नारे लगाना। हमने देखा शहरों में पुतले जलाए गए, लोगों ने अपने टेलीविजन उठा के उसमें आग लगा दी। इस सबसे ये एक इमोशनल तरीका है, परंतु असली तरीका जो है वो ये कि हम खुद को अपने ऊपर निर्भर कर ले, हम दूसरे के ऊपर निर्भर न शरद रहें। जी, आपने बहुत ही अच्छा सवाल उठाया है, और जो मैं जानना चाहता था, जो मेरे सवाल का मर्म था, आपने बिल्कुल उसी बात को पकड़ के जवाब दिया है। चूंकि अब हम लोग अपने प्रोग्राम के अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं, लेकिन साधना भारती से सवाल लूंगा। साधना जी, कांग्रेस पार्टी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान की बड़ी आलोचना की थी, और आलोचना का आधार था कि सीधे सीधे लोगों के अकाउंट में स्टिमुलस यानी कैश पैकेज जो है, कैश ट्रांसफ़र नहीं किया गया, लोगों के पास कैश पैसा नहीं पहुंचा। आज मैं देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार केवी सुब्रमण्यम जी का इंटरव्यू कर रहा था, जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस बात को नहीं समझ पाई कि जिन देशों में ये स्टिमुलस पैकेज दिए गए, वहाँ पर कोई सस्ते में राशन नहीं दिया जाता, वहाँ पे कोई राशन कार्ड नहीं है, वहाँ पे कोई जो है फूड सिक्योरिटी इस तरह की कोई चीज़ नहीं है भी तो वो दूसरे स्तर पे है। अगर कोई गॉड एक्ट हो जाए और ऐसी चीज़ें हो जाए तो वहाँ भी खाना दिया जाता है, देखभाल किया जाता है। लेकिन जिस देश में, भारत जैसे देश में सतत ये प्रयास किया जाता है और लोगों को सस्ते दरों पर अनाज मुहैया कराया जाता है, इस तरह की प्रक्रिया उन देशों में नहीं है जहां स्टिमुलस और कैश पैकेज दिया गया। आत्मनिर्भर भारत अभियान की प्रशंसा देश के जाने माने अर्थशास्त्री शरद कोहली जी कर रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी जो है आत्मनिर्भर भारत अभियान पे लगातार हमलावर रही है। आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, मैं इससे इतना कहना चाहूंगी, मुझसे पहले क्योंकि राजनीतिक, मैं सुधांशु जी मेरे साथ में एक राजनीतिक प्रवक्ता पार्टी के जो बैठे हैं, मैं उनकी बात का जवाब भी पहले दूंगी, जो उन्होंने लास्टली मुझसे जो लास्ट बात कही थी। उन्होंने पहली बात तो मैं आपकी बात का जवाब दे दूं, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल। अगर हम आत्मनिर्भर के खिलाफ नहीं है, हम भाजपा का जो कॉन्सेप्ट है उसके खिलाफ है। क्या है कॉन्सेप्ट बनाने की बात करते हैं? नहीं, आप कॉन्सेप्ट बताइए, क्या भाजपा का कॉन्सेप्ट क्या है, आप क्या समझते हैं? हाँ, बोलने दीजिए। ये कह रही हूँ, ये कहते हैं कर्ज युक्त बना के हम आत्मनिर्भर बनाएंगे, 20 लाख करोड़ का पैकेज लेकर आए। ऐसा कुछ हो गया कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसा पेड़ खजूर, अब पंछी को छाया नहीं, फल ला गया थी दूर। ग्राउंड जीरो पे उसका कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं। हमने इसकी सलाह देने का काम किया, जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सलाह सुनती नहीं, मदद लेती नहीं, सिर्फ झूठ पे झूठ बोलते रहते हैं ये लोग। मैंने इनसे कांग्रेस पार्टी ने, और कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता होने के नाते मैंने कई चैनलों पे ये बात रखी इनके सामने कि आप जो 13 करोड़ अति गरीब परिवार है, उनको 6 महीने तक ही 5,000 रुपए प्रति महीना देने का काम करें। उससे आपको कितना देना पड़ेगा? 65,000 करोड़ रुपया। ये कहते हैं कि इतना कैसे दे दो, तो हमने कहा राहुल गांधी जी ने बुंदेलखंड में यूपीए सरकार की तो पैकेज दिया था ना 75,000 करोड़ का, आप 65,000 करोड़ नहीं खर्च करते थे। अभी ये कोरोना की बात कर रहे थे कि कोरोना तो चाइना ने दिया, लेकिन जो प्रवासी मजदूरों की हालत हुई वो चाइना की वजह से नहीं, वो
नहीं लगाया। खैर उस पर डिबेट नहीं है, उसमें उस बात को आगे नहीं बढ़ाऊंगी। फिर इन्होंने एक बात कही कि सोनिया जी की अंग्रेजी और हिंदी में, देखिए अंग्रेजी की प्रॉब्लम निर्मला सीतारमण जी को, इसलिए उन्हें ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती है। सोनिया जी को हिंदी की और अंग्रेजी की प्रॉब्लम नहीं है, आप पर्सनल कमेंट ना किया करें। दूसरी बात मैं कहूंगी, ये कहते रहे कि ये कहां से सुन लिया आप, राहुल गांधी जी के ट्वीट से पहले में सुना रहे क्या सुधांशु जी? आपने रक्षा मंत्री जी का बयान नहीं सुना? आपने विदेश मंत्री जी का 17 जून का जो आपका ऑन रिकॉर्ड बातचीत है उसको नहीं पढ़ा आपने? उसमें कहा गया रक्षा मंत्री जी के द्वारा कि सैनिकों ने बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की। हमारे जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने चीन के विदेश मंत्री से बात करके कहा कि जो स्ट्रक्चर है उसको हटाया जाए गलवान वैली में, नहीं तो रिश्तों पर, हमारे रिश्तों में दरार आ सकती है। क्या ये नहीं कहा गया? और हमने ये पूछा कि ठीक है आप कहते हैं कोई घुसपैठ नहीं हुई, तो बताइए कि 20 जो जवान है वो शहीद किस जगह पर हुए? क्या चीन में शहीद हो गए? आप बताइए, आपके पास जवाब है इस बात का? और दूसरी बात, एक चीज जो आर्थिक साधना जी एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। जाहिर सी बात है कि सुधांशु जी ही इसका जवाब देंगे, लेकिन हमारे बीच जनरल परिहार बैठे हुए हैं, उन्होंने इस बात का बड़ा शानदार जवाब दिया। सुधांशु जी बताइए। मुझे दो ही कहावतें ध्यान आ रही हैं। एक अंग्रेजी का वो था, ऑपोजिशन फॉर द सेक ऑफ ऑपोजिशन, बीच में नहीं बोलूंगी आपके, खिलाफत करने के लिए है, मुद्दा जरूरी नहीं होता है। एक बात। दूसरी बात, एक और मुझे बड़ी अच्छी शेर बड़ा अच्छा था, बहसे फजूल थी ये खुला हाल देर में, अफसोस उम्र कट गई इन लफ्फाजों के फेर में। लफ्फाजी करना और देश के प्रति समर्पित होना, उपेंद्र जी, दो अलग अलग चीजें हैं। आज देश में जो सारे संकट हैं उसमें जो आचरण है कांग्रेस का, वो बहुत देशभक्ति का या देश के प्रति अपने कर्तव्य का है। अगर इनको लगता है तो इनको मुबारक हो, मुझे लगता है देश देख रहा है। समय की सीमा लगभग, सुधांशु जी समय का अनुशासन रखना भी बड़ा जरूरी है। मैं अपने सभी मेहमानों का यहीं पे दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। आप सभी आए, आपने हस्तक्षेप में भाग लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आत्मनिर्भर भारत अभियान को कामयाब बनाने में गंभीरता से जुट गए हैं और इसके लिए बाकायदा पूरी प्लानिंग के साथ कामकाज शुरू हो चुका है। इसके लिए मोदी सरकार ने एक और बड़ा फैसला किया है। अब सरकारी मार्केट प्लेस पर प्रोडक्ट रजिस्टर करने के लिए कंट्री ऑफ ओरिजिन बताना जरूरी होगा। जाहिर सी बात है, आपने दर्शकों को बता दूं कि जो जीएम है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, जो पहले डीजीएसएनडी हुआ करता था, उसको जो है रिडंडेंट करने के बाद जीएम का गठन हुआ था और सब करप्शन को भी कम करने के लिए ऑनलाइन जो है खरीदारी के लिए ये जीएम बनाया गया था। कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर ये आता है। सभी विक्रेताओं को अपने प्रोडक्ट के साथ मूल देश की जानकारी भी देनी होगी। यदि कोई विक्रेता अपने प्रोडक्ट के मूल देश की जानकारी नहीं देता है और उसे सरकारी ई मार्केट प्लेस से हटा दिया जाएगा अगर जानकारी नहीं देता है तो। यही नहीं, जिन विक्रेताओं ने प्रोडक्ट के नए फीचर लागू होने से पहले अपलोड किए हैं उनको भी मूल देश की जानकारी दोबारा से देनी होगी। इसके लिए उन्हें लगातार रिमाइंडर भेजे जाएंगे और रिमाइंडर के बाद भी प्रोडक्ट की जानकारी अपडेट नहीं की गई तो उस प्रोडक्ट को प्लेटफॉर्म से हटा दिया जाएगा। सेलर्स को जानकारी देनी होगी कि सामान कहाँ बना है या फिर इसका इंपोर्ट कहाँ से हुआ है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत काम करने वाले गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी जीईएम ने मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा देने के लिए ये कदम उठाया है। जीईएम ने ये संकेत देने का प्राविधान भी किया है कि प्रोडक्ट में स्थानीय सामग्री कितनी है। नए फीचर के बाद ई मार्केट प्लेस पर रजिस्टर्ड हर सामान के आगे कंट्री ऑफ ओरिजिन के साथ स्थानीय सामग्री के प्रतिशत की भी जानकारी स्पष्ट तौर पर अंकित मिलेगी। अब पोर्टल पर मेक इन इंडिया का फिल्टर भी काम करने लगा है। खरीदारों के पास अब कम से कम 50% स्थानीय सामग्री के उत्पादों को खरीदने का विकल्प होगा। ई मार्केट प्लेस से छोटे स्थानीय विक्रेताओं को सार्वजनिक खरीद में हिस्सा लेने का भी मंच मिला है। कोरोना काल में सरकारी संगठनों को तात्कालिक तौर पर कई उत्पादों की जरूरत पड़ रही है। ऐसे वक्त में जीईएम सार्वजनिक खरीद के लिए किफ़ायती और प्रभावी मंच साबित हो रहा है। जाहिर सी बात है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव था भारत सरकार का, जिसको जाहिर सी बात है कि बहुत कम वक्त में तब के डीजीएसएनडी श्री विनय कुमार जो वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं तेलंगाना काडर के, उन्होंने इसको क्रिएट किया था। और जाहिर सी बात है कि उस वक्त
मैं बहुत सारी जानकारी उस वक्त इस पोर्टल से ले भी रहा था और उस वक्त मैं इसको देख भी रहा था कि किस तरीके से सरकार ये पोर्टल बना रही है। तो जाहिर सी बात है कि GEM एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म बन के उभरा है। तो हस्तक्षेप में हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। शुभ रात्रि। सहारा प्रणाम।